जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जुड़ जाइए एक बार सेशन से जल्द। आज की क्लास पीटीटी 21 मई को होने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास होगी और जो सीआरपीएफ की बहुत मोटी भर्ती है 1,30,000 पदों के लिए, उनके लिए भी बहुत ही रामबाण साबित होगी। जी हाँ, जिनका सीआरपीएफ का एग्जाम हो, जो सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक ब्रह्मास्त्र क्लास होगी और 21 मई को होने वाले पीटीटी एग्जाम के लिए भी एक ब्रह्मास्त्र क्लास होगी। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास का आगाज करते एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ कि अपनी उलझन में ही अपनी मुश्किलों को हल मिले, कि अपनी उलझन में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं पर रसीले फल मिले, कि अपनी उलझनों में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं पर रसीले फल मिले। उनके खारेपन में कोई तो कशिश जरूर होगी, कि उनके खारेपन में कोई तो कशिश जरूर होगी, वरना क्यों जाकर सागर में ये गंगाजल मिले हैं, क्यों कशिश में जाकर ये गंगाजल मिले हैं। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, यह आपको पूछा है। बताइए कि शरीर में लोहे की कमी से होने वाली बीमारी का नाम पूछा है कि बीमारी कौन सी होती है जो लोहे की कमी से होती है। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए। देखिए कि रिकेट्स, स्कर्वी, अधिक रक्तस्राव या रक्त क्षीणता। चार ऑप्शन आपके सामने कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती, रिकेट्स, स्कर्वी, अधिक रक्तस्राव या रक्त क्षीणता। बताओ दे। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, रफ कॉपी पेन उठा लीजिए। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती? जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा रक्त क्षीणता या रक्त। लोहे में इसका दूसरा नाम होता है एनीमिया। ठीक है, क्या होता है? एनीमिया। और B12 से, किसे? B12 विटामिन से इसकी पूर्ति की जाती है। रिकेट्स किससे होता है? बताओ देखिए, किसी कमी से रिकेट्स रोग होता है? जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, विटामिन डी की कमी से। किससे? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। बिल्कुल। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। अधिक रक्तस्राव होता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि रक्तस्राव या कहीं दुर्घटना में जहां एक्सीडेंट होता है, वहां पे जो एक्सीडेंट पे जो रक्त रुकता नहीं, कहीं इंसानों का जहां दुर्घटना होती है, वो किस विटामिन की कमी से? रक्त का थक्का नहीं बनता है, वो होता है विटामिन के। किससे? विटामिन के कारण। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों। अगला, विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? ऐसे रतौंधी। और विटामिन बी की कमी से बेरी। कौन सा? बेरी। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, ऐसे रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी और डी से रिकेट्स। तो इसका राइट आंसर तो रिकेट्स। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से गैसों में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव के योगदान नहीं देती? कि कौन सी गैस है को हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती? या इसको दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि कौन सी गैस है जो हरित गृह प्रभाव में सम्मिलित नहीं है? बताओ देखें एक बार। नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। बताओ देखें। देखते हैं सबसे पहले किसका राइट आंसर होता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन है जो हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक तो है CFC, कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, एक होती है मीथेन CH4। ठीक है, ये तीनों क्या है? हरित गृह प्रभाव में योगदान देती है। तीनों गैसें हरित गृह प्रभाव में होती है। नेक्स्ट, डीएनए का चाकू कहलाता है कि कौन है जो डीएनए का चाकू कहलाता है? यह आपको पूछा है। लाइगेज, गायरेज, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज या हेलिकेज। चार ऑप्शन आपके सामने। डीएनए का चाकू कहलाता है, कौन कहलाता है? ये पूछा आपको।
बताओ देखे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है? इसरो का मुख्यालय वह कहां स्थित है, यह पूछा आपको। बंबई, हैदराबाद, दिल्ली या बेंगलोर? बताओ देख, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा बेंगलोर। बेंगलोर का दूसरा नाम है साइंस हब। साइंस हब, बेंगलोर को साइंस हब के नाम से भी जाना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, और इंडिया गेट, इंडिया गेट कहां है? दिल्ली में। ये याद रखना, कंफ्यूजन होता है मुंबई और दिल्ली में, कि दिल्ली में तो क्या है, इंडिया गेट, मुंबई में क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया, इस नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में सबसे अंदर, कि मनुष्य में सबसे अंदर कितनी होती है, ये आपको पूछा। चार ऑप्शन आपके सामने, 36 प्रति मिनट, 10 से 12 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट, या 17 से 19 प्रति मिनट। ऑप्शंस के हिसाब से बताना आपको। बताओ देखें। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 17 से 19। औसतन आपको वैसे 16 से 18 भी दिया जाएगा, 16 से 18। तो इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन में ऑप्शन के आधार पर 17 से 19 प्रति मिनट सबसे अंदर होती है मनुष्य में। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों। अगर इसमें आपको पूछ लिया जाए कि हृदय दर, कि हृदय की दर है, वह पूछ लिया जाए कि हृदय दर कितनी होती है मनुष्य की, तो सबको पता होगा कि मनुष्य में हृदय दर है वह कितनी होती है, 72 बार प्रति मिनट। कौन सी? 72 बार प्रति मिनट की दर से धड़कता है मनुष्य का जो हृदय। और हृदय में जो आवाज आती है, हृदय की जो आवाज होती है वो कैसी होती है, आपको पहले भी हमने बताया था। हृदय की जो आवाज होती है वो आती है लब डब। क्या होती है? लब और डब। हृदय में क्या होता है? आलिंद और नीले। एक आलिंद बायां, एक दायां। एक तो बायां आलिंद, एक दायां आलिंद, एक बायां नीले और एक दायां नीले। इनके कपाटों के आपस में चिपकने से जो आवाज आती है वो आती है लब और डब। और जो आवाज हृदय दर होती है वह 72 बार प्रति मिनट के हिसाब से होती है। डॉक्टर है जो स्टेथोस्कोप के द्वारा, किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप के द्वारा इस आवाज को या कपाटों के चिपकने की आवाज को सुनता है, लब डब को। और जो इनकी प्रति दर होती है 72 बार, इनकी कंपन को देखता है कि 1 मिनट में कितनी धड़कती है, उस हिसाब से देखता है। और जो यंत्र होता है जिसे हृदय की धड़कन को सुना जाता है वह होता है स्टेथोस्कोप। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह, कि सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताओ देखिए राइट आंसर, कि ए होगा, बी होगा, या ओ होगा, या ए बी होगा। बताओ देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह है। बताओ देख। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा आपका, वैसे ए बी दे रखा है, कई बुकों में आपको ओ नेगेटिव भी दिया जाएगा। सबसे कम मनुष्य में पाया जाने वाला रक्त समूह है ओ नेगेटिव, और सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह है, समूह है कौन सा है? ए बी। मनुष्य में कौन सा है कम पाया जाता है? ओ नेगेटिव। सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? ओ पॉजिटिव। ठीक है। सर्वाधिक दाता कौन सा होता है? सबको सर्वदाता, यह भी पूछा जाता है। एक तो होता है सर्वदाता, एक होता है सर्वग्राही।
सर्वग्राही। ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, सर्वदाता और सर्वग्राही के रूप में। तो आप बताओ सर्वदाता कौन सा होता है? जो सबको दे सकता है, तो वो कौन सा ग्रुप होता है? ओ ग्रुप। कौन सा होता है? ओ ग्रुप। वो सर्वग्राही कौन सा होता है? जो सबसे ले सकता है, वो कौन सा होता है? ए बी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जो सर्वदाता होता है वो समूह है, वो दे तो सबको सकता है, कि देता तो सबको है, पर लेता किसका है? सिर्फ ओ का ही लेता है। और सर्वग्राही कौन सा होता है? ए बी, जो सबको दे सकता है, सबसे ग्राही, सॉरी, सब सर्वाधिग्राही मतलब सबसे ग्रहण कर सकता है, चाहे वो ए से ए का हो, चाहे वो बी का हो, चाहे वो ए बी का हो, और चाहे वो ओ का हो, चारों से ले सकता है, सर्वग्राही। जी हाँ, मगर दे सिर्फ ए बी को। अगला सर्वदाता या सर्वग्राही, ये याद रखना, सर्वाधिक दाता समूह कौन सा है? ओ। सर्वग्राही ए बी, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? कि बॉल पेन पेन का आविष्कार किसने किया था? हिटोरी शिली, के मैकमिलियन, सी हाइगेंस या एल बीरो? बताओ, देखिए राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देखे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर, जी हाँ बिल्कुल, इस एल बीरो है जिन्होंने बॉल पेन का आविष्कार किया था, और मैकमिलियन ने साइकिल, पैडल चालित साइकिल का निर्माण आविष्कार किया था। नेक्स्ट, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण उनका क्या कम होने का कारण है? कि जो बादल है जो तैरते हुए दिखाई देते, उनको वो कारण, जो कारण होता है वो कारण क्या है कि बादल जो तैरते हुए क्यों दिखाई देते हैं? कम ताप के कारण, कम वेग के कारण, या कम घनत्व के कारण, या कम दाब के कारण? बताओ देखिए, बादल तैरते हुए दिखाई क्यों देते हैं? बहुत बार पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण, याद रखना। बताओ देखिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा कम घनत्व के कारण बादलों का तैरता हुआ दिखाई देना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जंतु पुर्तगाली सैनिक के नाम से जाना जाता है? चारों सबके सामने, हाइड्रा, ओरेलिया, फाइसोलिया या पोरबिटा? बताओ देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने। जी हाँ, बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा फाइसोलिया। नेक्स्ट, बीसीजी का टीका किस रोग से रक्षा के लिए लगाते हैं? कि बीसीजी का टीका वह किस रोग की रक्षा के लिए लगाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, हैजा, काली कासी, टीबी या तपेदिक या टिटनेस? चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए। देखते हैं सबसे पहले किसका राइट आंसर आता है। जी हाँ, बताओ देखिए, राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देखिए एक बार, देखते हैं सबसे पहले कौन किसका आंसर आता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर बीसीजी का टीका टीबी या तपेदिक के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लेकर विरोध किया था? कि औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, जिसका विरोध किस शासक ने पत्र लिखकर किया था? इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं आपकी, कि जजिया कर किसने लगाया था? पहली बात तो किसने लगाया था? औरंगजेब ने। ठीक है, याद रखना। और उसके विरोध में एक पत्र लिखकर किस शासक ने भेजा था और उसका विरोध किया था? चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए। देखिए, जसवंत सिंह, राज सिंह, मान सिंह या दुर्गादास राठौड़? चार ऑप्शन आपके सामने। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था, यह आपको पूछा है। चार ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देके बताइए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर होगा आपका राज सिंह ने जजिया कर पर लगाए जाने पर पत्र लिखकर विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? चार ऑप्शंस, बाबर, निजामुल मुल्क, हुमायूं या मीर बाकी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाबरी मस्जिद का निर्माण, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था?
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, मीर बांकी ने अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासक जिसने दहशाला भू राजस्व प्रणाली प्रारंभ की थी, कि किस शासक ने दहशाला भू राजस्व प्रणाली प्रारंभ की थी? चार ऑप्शन आपके सामने, शाहजहां, जहांगीर, अकबर या औरंगजेब। चार ऑप्शन आपके सामने, बताओ भू राजस्व प्रणाली। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा अकबर ने, कि अकबर ने दहशाला भू राजस्व प्रणाली प्रारंभ की थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है पहला आंदोलन महात्मा गांधी का, कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया था? जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, जी बिल्कुल, कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस बता सकें इसीलिए अपनी क्लास जो कम समय की होती है और उसमें ज्यादा क्वेश्चंस बताते हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं और उसमें कुछ अलग मिस्टेक भी हो जाती है तो आगे बता भी देते हैं। टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बिल्कुल गलतियां होती रहती है, कई इंसान गलतियों का पुतला होता है, कोई दिक्कत नहीं, गलतियों से वापस सीख जाए तो वो गलती नहीं। बिल्कुल कोशिश करते रहिए, जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मेहनत लगातार करते रहिए। कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया था? चंपारण, दांडी, सूरत या वर्धा। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए देखें। महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन, बताओ देखें। देखते हैं सबसे पहले किसका राइट आंसर आता है। देखते हैं सबसे पहले, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चंपारण स्थान से। कौन सा? चंपारण स्थान से शुरुआत की थी 12 मार्च 1900। जो आपका ये चंपारण वाला है, ये कौन सा था? पहला आंदोलन। दांडी वाला क्या था बेटर, वो बताओ देख। दांडी मार्च यात्रा, दांडी मार्च यात्रा। देखते हैं इसका भी कोई कमेंट सेक्शन में। दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930, जी 12 मार्च 1930 को। और चंपारण वाला बताओ देखिए, चंपारण वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और हुआ कब था ये? 1917 में। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों। और दांडी मार्च यात्रा कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। ठीक है। सूरत को वैसे वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, किस महान क्रांतिकारी ने यह कहा था कि अंग्रेजों ने अभी वह गोली नहीं बनाई है जो मुझे मार सके? जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, बहुत फेमस लाइन, बहुत फेमस नारा है, पूछा भी जाता है कि किस महान क्रांतिकारी ने यह कहा था कि अंग्रेजों ने अभी वह गोली नहीं बनाई जो मुझ पर चल सके या मुझे मार सके? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल खां माठलन या सुभाष चंद्र बोस। चार ऑप्शन आपके सामने। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है वह क्या कहलाती है? कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। चार ऑप्शंस, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या इनमें से कोई नहीं। वह काल्पनिक रेखा पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती वह कौन सी है, यह आपको बताना। चार ऑप्शंस आपके सामने, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीटीटी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पीटीटी वाले जो आपका एक पेपर होगा वो 4 भागों में डिवाइड होगा। जो 50-50 क्वेश्चंस होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे आपके, और 3 घंटे आपको समय दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा।
वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटता है। अगला, वायुमंडल की लगभग मोटाई कितनी होती है? लगभग कितनी मोटाई होती है वायुमंडल की? 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर या 4000 किलोमीटर? बताओ, देखे ऑप्शंस में, कमेंट सेक्शन में देखे। जी बिल्कुल, ऑप्शंस देखे, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। देखे, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका 1000 किलोमीटर। कई मुखों में आपको 80 से 640 किलोमीटर भी दे रखा है, औसतन 1000 किलोमीटर माना जाता है। नेक्स्ट, इटली में खून वर्षा या ब्लड रेन का कारण, या ब्लड वर्षा या खून वर्षा इटली में होती है, उसका कारण पूछा है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने कि इटली में खून वर्षा का कारण है। बताओ, देखिए, क्या वायु प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग है, या फोन है, या सिरको है? बताओ, देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने। जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आपका सिरको। सिरको जो वायुमंडलीय धूल कण है उनके साथ मिलकर जो नमी से युक्त हो जाती है, जिससे यह वर्षा की है जो रेड कलर में हो जाती है, जिसे खून वर्षा या ब्लड रेन कहते हैं। नेक्स्ट, कंगारुओं का देश, कि कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? यह पूछा आपको, सबको पता होगा कि कंगारुओं का देश कौन सा है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है, सबको पता होगा आपको। जी हाँ बिल्कुल, भारत को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ। अगला, किन वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? किन वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? कोणधारी वनों को, अमेजन वनों को, शंकुधारी वनों को, या टेंगा वनों को? कि किन वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? कि किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा या पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। कोणधारी वनों को, अमेजन वनों को, या शंकुधारी वनों को, या टेंगा वनों को? 4 ऑप्शन आपके सामने। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है अमेजोन वनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विश्व की इस्पात राजधानी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? कि इस्पात राजधानी उसके नाम से प्रसिद्ध कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने। बीजिंग जो चीन में स्थित है वो, या बंबई भारत में, ओटावा कनाडा में, या पिट्सबर्ग अमेरिका में? विश्व की इस्पात राजधानी कौन सी है? कमेंट सेक्शन में आंसर देके बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करते रहिए, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तभी तो कहा कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जी हाँ बिल्कुल, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और बिना के जय जयकार नहीं होती। कोशिश आपको लगातार करती रहनी, जितनी कोशिश करोगे सफलता उतनी ही आपको आसान लगेगी। जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ, विश्व की इस्पात राजधानी के नाम से प्रसिद्ध, बताओ देखे। जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा पिट्सबर्ग अमेरिका। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 360, या अनुच्छेद 361? 4 ऑप्शन आपके सामने। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जी हाँ, इसका राइट आंसर है आपका 368। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, 3 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है? विधि के शासन में मतलब सबको समान जो दंड है होता है, या कानून होता है सबके लिए समान कानून, उसके बारे में पूछा कि स्थापना करता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 368, या अनुच्छेद 16? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए समान कानून।
जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भाग 4 के अनुच्छेद 51A में नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य वर्णित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, संविधान से रिलेटेड आपको हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, संविधान से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। बताओ देखिए, 10, 12, 15 या 11। चार ऑप्शन आपके सामने। भारतीय संविधान भाग 4 का अनुच्छेद 51A में नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य वर्णित है? यह आपको पूछा 10, 12, 15 या 11। देखते हैं सबसे पहले किसका राइट आंसर होता है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम ग्राम न्यायालय कहां खोला गया? राजस्थान में सर्वप्रथम ग्राम न्यायालय कहां खोला गया? चार ऑप्शन आपके सामने, कैथून, बस्सी, सांभर या गुलाबपुरा। बताओ देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। यहां कई ऑप्शंस अलग अलग बुक में अलग अलग ऑप्शंस दे रखे। जो एनसीईआरटी मानती है वही ऑथेंटिक होता है। कई बुकों में कुछ अलग होता है, कई में कुछ अलग होता है। जी हाँ, इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम ग्राम न्यायालय कहां खोला गया? कैथून, बस्सी, सांभर या गुलाबपुरा। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा बस्सी, जो कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। ठीक है, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं जो पीटीटी वाले बच्चे उनके लिए रामबाण साबित हुई क्लास, तो वो एक बार अवश्य जुड़े रहिए कि आपको 21 मई का जो एग्जाम है उन तक आप सारे बच्चे जुड़े रहिए। और जैसा कि हमने ब्रह्मास्त्र क्लास शुरू की थी, उस टाइम से जो एग्जाम चल रहे थे अग्निवीर के, जो सुबह अपनी क्लास चलती थी, और उसी के हिसाब से दिन में जो पेपर्स आए थे या अगले पेपर चले थे आपके 26 तक, उन्हीं में से क्वेश्चन पुट अप हुए। नीट का भी सेम एज इट इज वैसा आया था। तो इसी के ऊपर अपन आशा करते हैं, उसी के हिसाब से अपनी टीम वर्क कर रही है और आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही है। अपनी क्लास ब्रह्मास्त्र चल रही है कि जो आने वाले एग्जाम है, पीटीटी, बीएसएफ, हेड कांस्टेबल, सीआरपीएफ, उन सभी के लिए उन्हीं में से क्वेश्चंस आए, क्योंकि उन्हीं को देखकर बड़ी मेहनत के साथ ये क्लास क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, सभी मेहनत करते रहिए और मेहनत करने वालों को सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जैसे एक कहावत कहा गई है, जी हाँ, कि ऊपर वाले के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। इसी के साथ अपनी मेहनत लगातार करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।